हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। हमने पार्ट 1 में ये चैप्टर पढ़ा था, रीड करा था। तो इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था बॉडी एज होल तक। तो मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक इसका इतना पैराग्राफ पढ़ लिया था। हम आगे पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है। द बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस। तो आपने बेसिक टिश्यू के बारे में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बोल रहा है कि आपने बेसिक टिश्यू के बारे में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें वो ये बोलते हैं कि जो ऑर्गन है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मतलब टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच an organism is essential for more efficient and better coordinate activities. Millions of cells consist an organism. Millions of cells consist an or constituting an organism. मतलब क्या है? सच ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मोस्ट एफिशिएंट बेटर कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, यही कि ऑर्गन टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बने। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमें इसलिए चाहिए जिससे जो सेल्स हैं वो बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ, मोर एफिशिएंट वे में और बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ और कोऑर्डिनेट वे में एक्टिविटीज़ कर पाएँ, जिससे क्या है एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से काम कर पाए और अच्छे से रह पाए, मतलब अच्छे से एग्जिस्ट कर पाए, हम ये बोल सकते हैं। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है, हर एक जो ऑर्गन है वो क्या है, एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यू से बना है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा प्रकार के टिश्यू से बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आर हार्ट, जो हमारा हार्ट है, कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें सारे 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं। मतलब जिसमें सारे टाइप के टिश्यूज़ हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं। हार्ट में हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टिश्यू सिर्फ 4 टाइप्स के होते हैं। मतलब होते बहुत सारे हैं, होते बहुत सारे हैं, क्वांटिटी में तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप के हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू वाज ओनली 4 टाइप, ठीक है। टिश्यू सिर्फ 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं और हार्ट में ये चारों प्रकार के होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। We all notice after some careful study that the complexity in organ and organ system display certain discernible trend. आप पहले तो मैं आपको टिश्यू के बारे में एक चीज़ बता देती हूँ। पहले एनसीईआरटी में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू ये सब के बारे में डिटेल में दिया था, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं दी है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि वो चीज़ भी हम पढ़ें, तो फिर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी मैं। बस उसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आगे कोई परेशानी नहीं होगी चीज़ों को समझने में। आप लोग चाहते हो तो एक अलग से वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर। जब तक आगे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को रीड करते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ एनसीईआरटी को ही समझ रहे हैं रीड करके, तो इसलिए मैंने उस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग को मिल जाएगी एक वीडियो, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक सेकेंड, हाँ। अब तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, यहाँ तक पढ़े थे एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू होते हैं। वी आल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी डेट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिस्क्रिनेबल ट्रेंड्स। मतलब यही है कि
जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, वो एक सर्टेन डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड बताते हैं। जैसे कि दिस डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इस डिस्क्रिमिनेबल ट्रेंड को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड। मतलब कि अब मैं आपको बताती हूँ, पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सिर्फ एक सेल से ही सारा काम कर लेते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे हायर एनिमल्स में आते हैं तो वो मल्टी सेलुलर होते जाते हैं और फिर उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम अभी हमने ऊपर हाइड्रा का एक एग्ज़ाम्पल लिया था, तो हाइड्रा में क्या होता है, मतलब पिछली वीडियो में था, वो ऊपर वाले पैराग्राफ में था, तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हाइड्रा में क्या है, वो मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन उसमें क्या है, सेल्स, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहीं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब हाइड्रा से तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसे ही जो लोअर एनिमल्स होंगे, मतलब जो कम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होंगे, उनसे ज़्यादा हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं उनके मुकाबले। ठीक है, जैसे ह्यूमन से वो ही ज़्यादा कॉन्शियसली एक्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। मतलब हम लोग बोल पाते हैं, अच्छे सोच पाते हैं, लेकिन उतना अदर एनिमल्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स में भी उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। यू विल स्टडी डिटेल इन क्लास 12, वो आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। इन दिस चैप्टर यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे। मार्फोलॉजी क्या होता है, मार्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नल विजिबल फीचर। मार्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल विजिबल फीचर पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो फीचर हमें एक्सटर्नली विजिबल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हो गए आइज़ हो गई, है ना, और भी स्किन वगैरह, मतलब हम जो भी हमें बाहरी तौर पे दिख रहा है वो हम मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, अब प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में, in the case of plants and microbes the term morphology precisely means only this। मतलब प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में यही मतलब होता है मार्फोलॉजी का, कि जो बाहरी तौर पे हम चीज़ें देखते हैं उनके बारे में पढ़ना। इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रही है ऑर्गन्स की और पार्ट ऑफ द बॉडी की, वो मार्फोलॉजी में आती है। ठीक है, ये होता है मार्फोलॉजी का मतलब। मार्फोलॉजी रिफर्स, एक मिनट, इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। द वर्ड एनाटमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन एनिमल्स। मतलब कि देखो, मार्फोलॉजी में क्या एक्सटर्नल फीचर जो हमें दिख रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं, और जो एनाटमी होता है उसमें इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल फीचर ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी द वर्ड एनाटमी कन्वेंशनली यूज्ड टू स्टडी मार्फोलॉजी, स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन द एनिमल्स। ठीक है, यू विल लर्न मार्फोलॉजी एंड एनाटमी ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम फ्रॉग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉग के बारे में हम पढ़ेंगे अब, तो फ्रॉग के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। तो फ्रॉग क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं और लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। ठीक है, एम्फीबिया होते हैं। ठीक है, एम्फीबियन एनिमल वही होते हैं जो लैंड पे भी रहें और वाटर में भी रहें। और फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम क्या है, इनका कॉर्डेटा है। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है फ्रॉग की इंडिया में, वो रानी टिकरी है। देखो, फ्रॉग की बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती हैं, लेकिन होती हैं, हो सकती हैं, क्या होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो इंडिया में पाई जाती है, वो है रानी टिकरी। तो हम इसको ही रख के ध्यान में पढ़ेंगे हर फ्रॉग के बारे में यहाँ पे हर चीज़। ठीक है, वैसे तो सभी सेम ही होते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट जो भी होता होगा वो नहीं, हम राना टिग्रिना के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ठीक है,
मतलब फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। जो फ्रॉग हैं दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फ्रॉग का कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब कि उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है टेम्परेचर, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। देखो ऐसे एनिमल्स को हम इस कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलो थर्म्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्म्स एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं ये जो वर्ड है पॉइकिलोथर्म्स इसको अगर सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो सॉरी। ठीक है, लेकिन हाँ यही है। देखो टेम्परेचर मतलब क्या है? एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? अब जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो जब क्या होता है, ठंड होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में हम बॉडी को गर्म करने के लिए स्वेटर वगैरह पहनते हैं। ठीक है, और जब गर्मी होती है तो हम लोग को पंखा कूलर एसी वगैरह चलाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी एक्सटर्नल और बॉडी और जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। लेकिन फ्रॉक्स तो ये नहीं कर सकते ना, और हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कुछ हार्मोन्स वगैरह ऐसे रिलीज़ होते हैं जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सके। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर हम स्वेटर वगैरह सॉल वगैरह भी यूज़ करते हैं, सॉल वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी बहुत सारी चीज़ें हम मेंटेन करने के लिए करते हैं। जैसे कि डॉग्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हो गए, तो उनकी बॉडी पे क्या है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना डॉग्स की बॉडी पे बहुत सारे। तो ये जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये इनकी बॉडी पे क्यों होते हैं प्रेजेंट? क्योंकि इनको किससे बचाना होता है? उनको ठंड वगैरह से। ठीक है, ठंड से बचाना होता है, इसलिए इनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हर एनिमल की जो कंडीशन होती है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई गई है। अब जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं जो कि ठंडे उसमें पाए जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ वो जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे पोलार बियर देखा होगा आपने। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? जिससे वो ठंड से बच पाए, जिससे उसकी बॉडी वार्म रहे। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, जो उसको बनाया गया है वो इस प्रकार से है कि वो अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सके। लेकिन अब फ्रॉक्स का क्या है, फ्रॉक्स का कोई ऐसा बॉडी टेम्परेचर नहीं है, उनका बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्म्स इनको बोला जाता है। अब आपने इसलिए नोटिस करा होगा कि फ्रॉक्स क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ग्रास में होंगे और ड्राई लैंड में होंगे तो उनका कलर अलग अलग होगा। मतलब अगर ग्रास में होंगे तो उनका कलर उस जैसा ही कर लेंगे, वो ग्रास जैसे ही मतलब ग्रीन ग्रीन कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उनको उनके जो एनिमीज़ हैं वो देख ना पाए। ठीक है, उनसे छुपने के लिए वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं। हाँ, फ्रॉग ये, और तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग्स वाइल दे आर इन द ग्रास ऑन ड्राई लैंड दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। कैमोफ्लेज, इसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं, और इस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। इसको हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। मिमिक्री मतलब नकल उतारना, मतलब अपने आसपास एनवायरनमेंट की क्या कर लेते हैं, नकल उतार लेते हैं, जिससे इनके एनिमीज से ये बच सकें। ठीक है, अपने दुश्मनों से बच सकें। अब आगे बढ़ते हैं। You may also know that the frog not seen during peak summer and winter. During this period, they take shelter and deep burrows to protect them from extreme heat and cold. अब देखो, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है, मतलब वेरीज उनकी उस हिसाब से ही चेंज होता है। तो अब ये क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो, तो ये क्या करते हैं, डीप बरोज गड्ढों में चले जाते हैं बचने के लिए एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से। ठीक है, क्योंकि अब ये तो स्वेटर नहीं पहनेंगे ना।
बहुत ख़राब जोक था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नोन एज समर स्लीप। अब देखो इनविजिबल हो जाते हैं बचने के लिए, उसमें चल इनविजिबल नहीं होते, मतलब बचने के लिए वहाँ चले जाते हैं। मिस्टर इंडिया नहीं है जो इनविजिबल होंगे, ठीक है। हाँ, तो बचने के लिए डीप बरोज में चले जाते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते, दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि ये गड्ढों में चले जाते हैं, ठीक है। और दिस इज़ नोन एज समर स्लीप, इसको हम समर स्लीप बोलते हैं, एस्टिवेशन। और विंटर, और जब विंटर में चले जाते हैं वो गड्ढों में, तो उसको हम विंटर स्लीप बोलते हैं, हाइबरनेशन, ठीक है। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मार्फोलॉजी, अब हम फ्रॉग की मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। मार्फोलॉजी क्या, हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या आपने कभी फ्रॉग की स्किन को टच करा है? हाँ, अगर करा होगा, वैसे तो किसकी इतनी हिम्मत है, होती है बहुत से लोगों की, लेकिन अगर आपने कभी गलती से भी उसको टच करा हो तो यह आपको देखने से ही पता चलता है। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी होती है उनकी स्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो ये क्यों होती है? क्योंकि उनकी स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। उनकी स्किन में म्यूकस प्रेजेंट होता है, इसलिए उनकी स्किन स्लिपरी होती है, ठीक है। देयर स्किन इज़ ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। उनकी जो स्किन होती है वो हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन रहती है, ठीक है, मतलब मॉइस्ट रहती है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज़ जनरली ऑलिव ग्रीन विद द डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। मतलब जो डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी है, डोर्सल मतलब ये जो आपको ये ऊपरी भाग दिख रहा है ना फ्रॉक का, ये जो आपको फ्रॉक दिख रहा है, इसका जो ये जो ऊपरी भाग दिख रहा है, ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है और इसके ऊपर इरेगुलर डार्क स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। देखिए, देखा ही होगा सामने फ्रॉक ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ, तो द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज़ जनरली ऑलिव ग्रीन कलर होता है, ठीक है, विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। हाँ, तो देखो जो फ्रॉग होता है वो इस साइड से तो कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। डॉर्सल साइड से ऊपर की तरफ से डॉर्सल साइड से ऑलिव ग्रीन होता है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं इस पे। लेकिन जब वेंट्रल साइड में, यानी कि इस साइड से इधर ये जो साइड होती है ये इसकी येलो कलर की होती है और कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्मली होती है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब कोई स्पॉट्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे इस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, वैसे नहीं होते, ठीक है। और जो फ्रॉग है वो कभी भी पानी नहीं पीता, ठीक है। कभी किसी ने फ्रॉग को पानी पीते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, तो फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, तो फ्रॉग फिर वाटर इनटेक कैसे करता होगा? फ्रॉग पानी को अपनी स्किन के थ्रू एब्जॉर्व करता है, ठीक है। फ्रॉग क्या करता है? पानी को एब्जॉर्व करता है अपनी स्किन के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो बॉडी है फ्रॉग की वो हेड और ट्रंक में डिविजिबल है। देखो, ये रहा हेड, ये रहा हेड और ये रहा ट्रंक, ठीक है। ये रहा हेड और ये रहा ट्रंक, ठीक है। हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, कोई टेल वेल नहीं होती फ्रॉग की, कभी पूंछ नहीं होती। किसी ने देखी है क्या पूंछों वाला फ्रॉग? किसी ने देखा है? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। नेक और टेल एब्सेंट होते हैं। देखो फ्रॉग की कोई नेक भी नहीं दिख रही, ठीक है, तो नेक और टेल एब्सेंट होते हैं। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। देखो माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती है। ये रहा माउथ, दिख रहा है सबको फ्रॉग का माउथ। ये माउथ, यहाँ पे पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होती हैं। इसमें अच्छे से दिखाया नहीं, दिख नहीं रही लेकिन होती हैं, ठीक है। अब अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निकटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। आइज क्या होती हैं? बल्ज्ड होती हैं, मतलब कि क्या है, उभरी हुई आंखें होती हैं, बल्ज्ड होती हैं, ठीक है। और ये जो होती है ना, कवर्ड बाय निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये एक निकटेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती हैं, ठीक है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती हैं जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलती है।
ठीक है। ये डेट प्रोटेक्ट्स देम वाइल इन वाटर, जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलती है जब ये वाटर में होते हैं, तो ठीक है ऐसा। On other side of eyes, a membranous tympanum ear receive sound signal। हाँ ठीक है। अब on either side of eyes, a membranous tympanum ear receive sound signal। हाँ तो आइदर साइड ऑफ आइज, आइदर साइड ऑफ आइज क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर टेम्पेनम प्रेजेंट होता है जो कि ईयर का काम करता है। ईयर ही मान लो, ईयर है, ठीक है, जो साउंड्स को सुनता है। ऑब्वियसली ईयर तो साउंड को ही कहीं वो करेगा ना। मेम्ब्रेना ऑन द अदर साइड रिसीव साउंड एंड सिग्नल, जो कि साउंड एंड सिग्नल रिसीव करता है। द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स हेल्प इन, जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स है वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग एंड बरो, ठीक है, गड्ढा खोदने में, स्विमिंग में, लीपिंग में, वॉकिंग में। तो ये जो हेल्प करते हैं वो कौन हेल्प करता है, फोर लिम एंड हिंड लिम, ठीक है। ये रहे फोर लिम और ये रहे हिंड लिम, मतलब आगे वाले जो पैर है उनको फोर लिम और जो पीछे वाले पैर है उनको हिंड, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स डेट एंड इन 4 डिजिट, ठीक है। जो हिंड लिम्स होते हैं वो क्या है, उनके पास कितनी डिजिट होती हैं, 5 डिजिट होती हैं। डिजिट मतलब आप उंगलियां मान सकते हैं, ठीक है। 5 होती है हिंड लिम के पास, और फोर लिम्स के पास कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, 4 मतलब 4, ठीक है। इस 4 से आप याद रख सकते हो FOUR वाला 4, ठीक है। फोर लिम्स के 4 डिजिट्स होती हैं और हिंड लिम्स के 5 डिजिट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंड लिम बड़े हो गए 5 हैं, तो और फोर लिम्स थोड़े छोटे होते हैं, बस यही लिखा है इसमें। वेब डिजिट फीट हैव वेब डिजिट डेट हेल्प इन स्विमिंग, फ्रॉग्स। हाँ तो फीट हैव मतलब ये जो हिंड लिम होते हैं इनके पास क्या, फीट हैव वेब डिजिट, इनके पास क्या होते हैं, वेब डिजिट्स होती हैं। ये ऐसी 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 ये जो वेब डिजिट्स होती हैं ये क्या है, स्विमिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फ्रॉग क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होते हैं फ्रॉग, ठीक है। मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, आप देख के बता सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। मतलब देख के तो नहीं ऑब्वियसली आप ऐसे फ्रॉक को, हाँ लेकिन फिर भी अगर किसी, ये जो अपन फ्रॉक पढ़ेंगे फिर अपन बता सकते हैं देख के, हाँ लेकिन फ्रॉक फिर भी आप एक्सटर्नल फीचर देख के आप बता सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। Male frogs can be distinguished by the presence of sound-producing vocal sacs and also a copulatory pad on the first digit of the forelimbs, which are absent in female. ठीक है, तो मेल फ्रॉग के पास क्या होता है, वोकल साउंड होता है, ठीक है, वोकल सेक्स होते हैं और एक कॉपुलेटरी पैड होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स, फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पे एक कॉपुलेटरी पैड होता है विच जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। अब ये मेल में क्यों होता है और फीमेल में क्यों नहीं होता, देखो इसका रीज़न एक सिंपल है। जब मेल और फीमेल रेडी होंगे मेटिंग के लिए, ठीक है, जब वो लोग मेटिंग के लिए रेडी होंगे तो जो मेल फ्रॉग है वो क्या करेगा, वोकल साउंड से वोकल साउंड करेगा जिससे वो फीमेल को बुला सके, ठीक है, जिससे वो फीमेल को बुला सके। आपने बारिश में आवाज़ सुनी होगी मेढकों की टर टर वाली सो फनी, ठीक है। तो फिर मतलब यही है कि मेल जो फ्रॉग हैं वो साउंड निकालते हैं जिससे वो फीमेल को बुला सके मेटिंग के लिए, ठीक है। अब उनके पास जो होता है कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्स में, ठीक है। तो कॉपुलेटरी पैड क्या होता है, जिससे वो फीमेल्स को पकड़ सकें, जकड़ सकें, ठीक है। तो मतलब वो वैसे तो इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में ही होता है, ठीक है। मेल अपना लार्वा वाटर में छोड़ देता है, वो एग्स से मिल जाते हैं फीमेल के, लेकिन
ये जो फेक कॉपुलेशन होता है इनमें, कुछ बोलते हैं उसको, मुझे एक नाम उसका एक वर्ड नहीं आ रहा है याद अभी, हाँ, लेकिन इसलिए इनमें कॉपुलेटरी पेयर होता है, वोकल प्रेजेंट होता है, वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं। तो मैंने रीज़न बता दिया कि मेल में क्यों प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में क्यों एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे का पढ़ते हैं, एनाटमी पढ़ते हैं। अब हम आते हैं फ्रॉग की एनाटमी पे। एनाटमी, तो एनाटमी अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स, जो बॉडी कैविटी होती है फ्रॉग्स की, वो क्या होती है, अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम एज विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो एनाटमी ऑफ फ्रॉग में हम पढ़ेंगे कि जो बॉडी कैविटी होती है फ्रॉग की, उसमें क्या है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे आप देख रहे होंगे ये सारे सिस्टम ह्यूमंस में ही प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, बस ह्यूमंस में थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा बेटर होंगे, और फ्रॉग्स में उतने नहीं हैं, क्योंकि उसको जितनी ज़रूरत है उतने ही हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम होते पढ़ेंगे हम एनाटमी में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब हमें एनाटमी कल करनी चाहिए, आज हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कर ली है, मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एनाटमी, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू के जो वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उनके